10 वो रीजन जो टूरिस्ट वीज़ा के रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो, माय नेम इज़ मैलव जेम्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूँ। काफ़ी वीडियो आप उसको चेक करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड हम स्टार्ट करते हैं कि 10 ऐसा कौन से रीजन है जिसमें टूरिस्ट वीज़ा के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये 10 रीजन को, 10 पॉइंट को आप क्लियर कर लोगे या ध्यान रखोगे, कोई ऐसा चीज़ होगा नहीं, कभी भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। चाहे अमेरिका में लगाओ, कनाडा लगाओ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंगन पार्ट किसी भी कंट्री में लगाओ, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि शायद हम एजेंट को ज़्यादा पेमेंट दे रहे, जहाँ कोई एजेंट की जारी एम्बेसी में चलती है या किसी चीज़ में चलती है, तब उसका उस एजेंट से वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता, या वो एजेंट ज़्यादा तगड़ा है या क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सारे गलत फहमी में होते हैं। तो सिर्फ अपने पॉइंट को क्लियर करो, अपने डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर कर लो, तो आपका वीज़ा लग सकता है। इसमें से जो 10 पॉइंट है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगा। ये वीडियो को अच्छे से देखें एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें, जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहे किसी भी कंट्री का लगाए। ठीक है, ये 10 रीजन सभी कंट्री के लिए वैल्यूएबल है, उसके लिए काम आएंगे। फर्स्ट, इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब जो आपका एप्लीकेशन है फॉर्म अच्छे से भरा होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि जहाँ कॉलम आता कि उस कंट्री में आप जाने का आपका बजट क्या है, मतलब उस कंट्री में जब जाओगे आपका एक्सपेंस कितने का करोगे। तो किसी पे लोग लिख लेते 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बट जब बैंक स्टेटमेंट आपकी खुद की होती है उसमें इतने पेमेंट नहीं होती, या आपकी उतनी सैलरी नहीं होती है। जो उसके मुताबिक सैलरी भी होनी चाहिए वो नहीं होती, जो बिज़नेस करते हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। इसलिए जो भी चीज़ आप फॉर्म में भरोगे स्टेप बाय स्टेप, लिंक बाय लिंक, वो प्रॉपर होना चाहिए। जो इनकम लिखी, बजट भी उसी के हिसाब से बनाना चाहिए। अगर इनकम लिखी, इनकम के प्रूफ होने चाहिए, चाहे सैलरी करते हो या बिजनेस करते हो। सैलरी करते हैं तो फिर इनकम टैक्स वगैरह सारा मिल जाता है, जो बिजनेस करते हो फिर जीएसटी वगैरह करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जो अगर सैलरी पर्सन हो, जॉब करते हो तो सैलरी आपकी अकाउंट में आनी चाहिए। ऐसा मतलब कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, उसको बोलते मतलब कंप्लीट एंड इनकरेक्ट जो एप्लीकेशन उसका पता चल जाता है। उसमें से सारे पॉइंट को लिंक बाय लिंक भरोगे तो वो कंप्लीट एप्लीकेशन होती है। सेकंड, इनसफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स। इनसफिशिएंट क्या होता है कि बजट ज़्यादा का बनाया होता है, 3, 4, 5 लाख का बनाया होता है, फंड नहीं होता। जहाँ फंड, एक तो पहली बात तो फंड कैसे आपका होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जैसा मान लो आपके 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार सैलरी है, उसमें 40% आपका मंथली बेसिस जो भी घर का खर्चा वो चले था, बाकी 60% उसको सेविंग कर करके ऐसा धीरे धीरे करके एक अमाउंट बन जाती 4, 5 लाख, 6 लाख का। तब आपने फाइल लगानी। ऐसा ना हो कि किसी से आपने उधार उठाए, लोन उठाया, या किसी से उठा के एकदम आपने अपने अकाउंट में डलवाया एंड उसी के बाद आपने फाइल आपने लगा दी, तो वीज़ा रिजेक्ट होगा। क्योंकि उनको भी पता ये उधार के पैसे उठाए हैं, लोन के पैसे उठाए हैं। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होकर आपने घूमने जाना। घूमने बंदा कब जाता है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो, सेविंग हो। ठीक है, जो आपका इनकम है उसके अलावा हो, जो खर्चे खुर्चे निकाल के अलावा आपने सेविंग किया हुआ, तब आप बाहर जा सकते हैं। या घूमने बंदा अपने शौक पूरे करता है। बट आप किसी से लोन लेके करोगे तो उन्हें बोला बंदे ने अभी लोन लिया, इसका मतलब इसका टेंशन क्लियर नहीं है, ये वापस नहीं आएगा, कमाई करने के लिए उधर बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए सफिशेंट बैलेंस होना चाहिए। आप अगर आप सैलरी करते हो तो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सैलरी प्रॉपर अकाउंट में आनी चाहिए, कुछ पार्ट खर्चने वाला होना चाहिए, कुछ पार्ट सेविंग करते करते 4-5 लाख होना चाहिए। वो प्रॉपर आपकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उसके बाद थर्ड थिंग है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री, मतलब बंदे के रीजन होने चाहिए। अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा में जाता हूँ किसी कंट्री में, बड़ी कंट्री में, तो मेरा रीजन होना चाहिए कि मैं वापस क्यों आता हूँ। ठीक है, उसको वापस कब आएगा, जो बंदे के होम कंट्री में कुछ ना कुछ होगा। होम कंट्री में फैमिली टाइज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल टाइज भी हो सकते हैं। फैमिली टाइज में कौन कौन सी आते हैं, फैमिली टाइज में अगर आप मैरिड हो तो फिर मतलब प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट लगे होने चाहिए, आपके वाइफ की डिटेल होनी चाहिए। जैसे
हम क्या करते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं, काफ़ी समय पहले पासपोर्ट बन जाता है, उसके बाद शादी भी हो जाती है, बट अपने पासपोर्ट में अपने स्पाउस का नाम नहीं चढ़ाते। मेक श्योर आपका जो लास्ट वाला पेज होता है जिसमें फादर नेम मदर नेम लिखा होता है, उसमें स्पाउस का नेम भी होता है, उधर स्पाउस का नेम जरूर डाले। ये जो चीज़ें बता रहे हो छोटी छोटी चीज़ है, बट जब वीज़ा रिजेक्ट होता है उसको पता है ये कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें, स्पाउस का जरूर ना डाले। फैमिली टाइज तभी शो होंगे, उस पासपोर्ट में नाम डाल सकते हो, अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो फीस जाते हैं वो ऑनलाइन जाती है, उसकी रिसिप्ट वगैरह भी आपके पास होगी, वो भी फैमिली टाइज में, मतलब वापस आने का रीजन आएगा ना, आपके स्पाउस है, बच्चे हैं। अगर आपका घर बार है वो प्रॉपर्टी टाइज में आ जाता है। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, FD वगैरह लगा दो। ये सारे चीज़ होते फैमिली टाइज या आपके होम कंट्री में टाइज। वापस आने के रीजन ऐसा ना होने के सिर्फ जाना है उसके बाद वापस नहीं आना, वापस आने का रीजन होना चाहिए। सेकंड थिंग, जब भी आपने अपनी एयर टिकट करानी है, ठीक है, जब आप एयर टिकट कराओगे तो अगर जाने की है तो वापस आने की राउंड टिकट करानी है आपने। हमेशा टूरिस्ट वीज़ा के लिए राउंड टिकट करानी, ताकि एम्बेसी वाले को भी पता चले ये सीरियस बंदा जाएगा तो वापस जरूर आएगा। ठीक है, ये सारे कितनी सारी चीज़ें अगर ये करोगे तो फिर आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, उस पर इनवैलिड एंड एक्सपायर्ड पासपोर्ट, मतलब जब भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, आपकी कम से कम 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। जरूर ये ध्यान रखें ऐसा ना कोई वैलिड ना हो, 4 मंथ हो 5 मंथ हो के बाद में बना लेंगे, ऐसा ना हो। जब भी आपने अप्लाई करना वीज़ा के लिए उसकी 6 मंथ की मतलब वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, फिर ही अप्लाई करना, ताकि वीज़ा रिजेक्ट ना हो, टाइम आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको भी पता है जिस बंदे ने बाहर जाना उनको पता ही होता है कि मेरे ऊपर कौन कौन केस है, इस तरह के काम ही ना करोगे कोई केस वगैरह। प्रीवियस वीज़ा डिनाइल, मतलब अगर पहले कोई आपने वीज़ा लगाया हुआ है जहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो रिजेक्शन जो है उसका भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन गलत लगाए थे या फ्रॉड किया था, मतलब गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाए थे, ठीक है, बना बनू के लगाए थे, अगर उसमें आए तो वो सारा चीज़ पता उनको चलता है, वो नहीं होना चाहिए। जब भी आपने देखिए पूरी सच्चाई के साथ जो आप हो वो ही आपने बताना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है। बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो लकली आप निकलोगे, नहीं तो ज़्यादातर आप पकड़ ही जाओगे। ठीक है, प्रीवियस वीज़ा डिनाई का जो ध्यान रखें। सेकंड थिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, कोई भी कंपनी कोई भी कंट्री करेगी कि हमारी कंट्री में बंदा आ रहा है, हमारे ऊपर बोझ ना पड़े, इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा कराएं कि जब तक आपका टूर प्लान है तब तक आपका मेडिकल और सारे इंश्योरेंस उसमें कवर हो, ताकि आपको बाई चांस कुछ हो तो वो सारा उसमें कवर हो जाए। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। एंड ट्रैवल पर्पस प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, मतलब अगर आपने घूमने जाना कहाँ जाना, पूरी आइटनरी बनाना चाहिए। आइटनरी के मार्केट में भी उसके रेट काफ़ी लोग अलग अलग ले रहे हैं, बट मैं कल परसों एक वीडियो बनाऊंगा कि ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाने किसी भी कंट्री के जाने के लिए, वो भी एक पर्पस पता चलता बंदे ने कि एक पूरा प्लान बनाया कि कहाँ पर जाना, किस किस जगह जाना, कितने कितने समय के जाना है, वो भी आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके बाद सस्पिशियस ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब पहले कोई किसी कंट्री में गए हो तो सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, मतलब ओवरस्टे नहीं करना चाहिए या किस तरह के, वो भी एक फिर आपका गलत हो जाता काम। ठीक है, किसी कंट्री में गए हो, आपको पता है इन फ्यूचर में अपने बड़ी कंट्री में अप्लाई करना है, तो जो पहले कंट्री गए उसमें ओवरस्टे नहीं होना चाहिए, मतलब जितने अगर आपको 10 दिन का वीज़ा मिला 10 दिन के बीच आना चाहिए, 1 मंथ का मिला 1 मंथ के बीच आना चाहिए, ज़्यादा मिला उससे पहले आना चाहिए, ओवरस्टे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ओवरस्टे एंड प्रीवियस विजिट, जो भी आपने पिछले मतलब ट्रैवल की या गए हो उसका ओवरस्टे नहीं होना चाहिए, वो ही है। मतलब ये अगर 10 पॉइंट जो मैंने बताया आप इससे अच्छे से इसको देखोगे, ध्यान करोगे, तो आपका कभी टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे किसी भी कंट्री का लगाओ। आपको ये नहीं जरूरत पड़ेगी कि ज़्यादा पैसे आपको खर्चने नहीं पड़ेंगे वीज़ा के लिए, मतलब अलग अलग एजेंटों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होंगे, चाहे फिर किसी भी एजेंट से लगा लो काम हो जाएगा, खुद भी लगाओगे तब भी काम होगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने नोट करके लिखे, तब भी नीचे देख रहा हूँ। एक फर्स्ट जो पॉइंट है, इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट एप्लीकेशन।
Second, insufficient financial means, lack of strong ties to home country, invalid and expired passport, criminal record, previous visa denial, travel insurance, inconsistent and unclear travel purpose, suspect travel history, ओवरस्टे ऑन प्रीवियस विजिट। ये चीज़ों का ध्यान रखिए, आपका 100% वीज़ा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर मेरी कोई सर्विस लेना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट दी, उसमें जाके वेबिनार को ज्वाइन करके मेरी सर्विस ले सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।